हेलो मेरे प्यारे साथी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अमरजीत अपने यूट्यूब चैनल अभ्यासपुर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये साइंस का चौथा वीडियो है, मैं शुरू करने जा रहा हूं। शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आज का साइंस का चौथा वीडियो और इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी का है और अच्छे ढंग से इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपके वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिस किसी भी एग्जाम में साइंस आता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह वीडियो। आप इसको पूरा देखें, अच्छी तरीके से देखें और हो सके तो इसका रिवीजन जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकता है। अंतहीन स्रोत उत्पन्न का मतलब हो गया कि इतना अधिक कर सकता है जिसका कि बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा वो खत्म नहीं किया जा सकता है, अंत नहीं किया जा सकता है। मतलब मीथेन CH4 जो होता है, ये CH4 बहुत ज़्यादा मात्रा में शैवाल जैसे उत्पन्न कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि मिट्टी के प्रदूषक को सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो यह कहलाता है कीटकनाशी। कीटनाशक जो होता है, कीटनाशक वो मिट्टी के प्रदूषक को और सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करता है। तो यह कीटनाशक का कार्य होता है जो कि हम लोग मार्केट से इससे प्राप्त करके पेड़ पौधे में डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, यह चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था, नेचुरल सिलेक्शन, जिसको प्राकृतिक चयन कहते हैं। उस प्राकृतिक चयन में ही कहा था कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिकांश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया प्राकृतिक चयन। मतलब इनका एक पुस्तक था जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ, इसका मतलब नाम, उस बुक का जो नाम था वो था थ्योरी ऑफ। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन भी दिया हुआ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पर इवोल्यूशन का मतलब होता है मतलब वो परिवर्तन करना, ठीक है, दूसरे नए जीवों का जन्म देना। पर इनका जो बुक था, बुक का नाम क्या था, तो उस बुक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसी में इन्होंने इस चीज़ों का वर्णन किया था, ये कि प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत, क्योंकि ये जो है ना इंग्लैंड के रहने वाले थे। ये बहुत ज़्यादा जैसे इनको 5 साल जैसे घूमने का मौका मिला था, कहीं ये नाव पर रहा करते थे। तो उन्होंने जब देखा कि समुद्र में इतने अच्छे अच्छे जीव जो हैं सो वो समुद्र के अंदर हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये इतने बढ़िया बढ़िया जीव जैसे, चूँकि उस समय जो है इतने ज़्यादा जीव के बारे में लोग जानता नहीं था, तो इसीलिए क्या किए, उन्होंने इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किए कि इतने अच्छे अच्छे जीव हैं तो ये, और उसके बाद देखे कि कुछ जीवाश्म भी मिलते हैं। इसका मतलब पता चला कि हजारों लाखों वर्ष पहले भी जीव रहे होंगे और वही जीव आगे भी पुनर्जनन कर रहे हैं। तो ये एक जरूरी भी है, क्योंकि ये जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है यह आवश्यक है कि यह एक प्रकार की कह सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक होता है। और यह जो नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी दिया गया था, यह थ्योरी कब दिया गया था, 1859 ईस्वी में। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन तो देखिए वही है क्वेश्चन की द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादक कौन है। तो यही चार्ल्स डार्विन हो जाएगा इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वास्तविक रूप से पृथ्वी की धारिता क्या होती है। देखिए वास्तविक रूप से कह रहा है कि धारिता क्या होती है। तो वास्तविक रूप से यदि कहा जाए तो वास्तविक रूप से इसकी धारिता अनंत होती है। पर यदि कहा जाए कि एक अनुमानित कितना लगाया जा सकता है, तो अनुमानित में होता है 711 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो जानते ही हैं, 10⁻⁻6 को 1 माइक्रो कहा जाता है। तो ये 711 माइक्रोफैराड, चूंकि ये माइक्रो जो है सब बहुत छोटा मात्रक होता है, इसीलिए सिर्फ कभी कभी फराडे भी लिख दिया जाता है, लेकिन इसको 711 माइक्रोफैराडे पृथ्वी की अनुमानित लगाया गया है। लेकिन यदि प्राकृतिक रूप से या वास्तविक रूप से कहा जाए तो इसका जो धारिता है वो धारिता अनंत होती है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन का एक निम्नलिखित में से वेक्टर राशि क्या है। वेक्टर मतलब सदिश के बारे में पूछ रहा है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह क्या है, सदिश राशि है। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप सदिश अदिश का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म की विद्युत पैदा होती है? तो ये स्थैतिक विद्युत पैदा होती है, इसको याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज की मापी जाती है, मतलब बहुत दूर तक लाइन को भेजने के लिए, करंट को भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? केवी का प्रयोग करते हैं। केवी नहीं करते हैं हम लोग कि केवी में है, मतलब किलो, कितना किलो वाट का है, तो सॉरी किलो वोल्ट का है, तो केवी का प्रयोग करते हैं किलो वोल्ट में इतना केवी का, कोई बहुत दूर तक लाइन को भेजने के लिए ऐसा किया जाता है प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा कि 1 से अधिक होता है हमेशा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एसी परिपथ की धारा की दिशा क्या होती है? देखिए एसी परिपथ का मतलब अल्टरनेट करंट होता है, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट चला गया, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता, सीधे सीधे जाता है। ठीक है, लेकिन एसी की बात करेगा तो एसी का जो परिपथ चलता है वो ऐसे ऐसे करके चलता है, ऊपर नीचे, मतलब हमेशा बदलते रहता है, तो इसका हो जाएगा पल पल में बदलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकेंड है और ध्वनि से तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना सेकंड लगेगा? देखिए तो किलोमीटर में है तो इसको पहले क्या करेंगे? मीटर में बदल लेंगे, तो इसको मीटर में बदलेंगे कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा, और बटे में 700 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें काटेंगे तो 2 से 10 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब है कि 10 सेकेंड इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यदि एक्स का पीएच मान 9 है और वाई का पीएच मान 2 है, देखिए एक्स है, एक्स का पीएच मान 9 है, वाई का पीएच मान जो है वह 2 है, और जेड का पीएच मान कितना है? 6 है। अब इसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? तो मजबूत एसिड के लिए देखिए एसिड कहाँ होता है? ये 7 है, ये 0 और ये 14, यही तो होता है पीएच स्केल जो सोरेनसन द्वारा बनाया गया था 1909 में। चलिए तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा, यानी 0 के पास जो नज़दीक होगा, 0 से नज़दीक होगा, वो बहुत ज़्यादा मतलब एसिडिक होगा, मतलब ये अम्लीय होगा, और जो 14 के पास होगा, ये 14 के पास बहुत ज़्यादा बेस होगा, ये क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसमें से देखिए वाई जो है, वाई क्या है? बहुत ज़्यादा एसिडिक है, मतलब मजबूत एसिड है, तो वाई हो गया। और कह रहा है कि मजबूत बेस है, तो मजबूत बेस कौन सा है? तो जो 14 के पास लगभग 9 के करीब जो है एक्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 12 का क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाई हो जाएगा मजबूत एसिड, और ए हो जाएगा, ए दिया हुआ था ना, ए का पीएच मान, सॉरी ए यहाँ पर छोड़ दिया हमने, ए का पीएच मान 13 दिया हुआ है, यानी ए का पीएच मान कितना है? 13 दिया हुआ है, इसीलिए इसका पीएच मान 13 ए वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें कि नीले, मतलब कह रहा है कि डैश नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है और डैश लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो इसमें देखिए अम्ल जो होता है, जैसे देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, याद रखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। हम सुने होंगे कि कभी कभी पेपर में आता है क्या, किसी के शरीर पर जैसे एसिड छिड़क दिया गया और एसिड छिड़क देने के कारण उसका शरीर जैसे लहूलुहान हो गया है, तो एसिड का मतलब अम्ल, अम्ल हो गया, अम्ल छिट दिया, तो अम्ल छिटने से क्या होता है? लाल हो जाता है। तो देखिए लाल हो जाता है, मतलब क्या हो जाएगा? इसमें अम्ल जो होगा, अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है? लाल कर देता है, तो एसिड हो जाएगा, नहीं अम्ल हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी में लिखा हुआ है, डी में पहले क्या है? अम्ल है, तो मतलब अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करेगा? लाल कर देगा, और फिर क्या करेगा? क्षार जो है वो लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो इसमें देखिए अम्ल, क्षार और लाल होगा, क्योंकि क्षार जो है लाल लिटमस को कैसा करता है? नीला कर देता है। और एसिड जो होता है, एसिड यदि किसी के शरीर पर यदि एसिड छिट दिया जाए क्या हो जाएगा? उसका शरीर लहूलुहान हो जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा। तो इसी बात से याद रखिए कि लाल हो जाता है, तो लाल कौन कर देता है? एसिड कर देता है। कैसा? नीले कलर को जो है क्या कर देता है? एसिड कर देता है, लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वे अम्ल जो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के अतिरिक्त करा है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब है कि यह हो जाएगा अनॉक्सी अम्ल। अनॉक्सी अम्ल या इसको कह सकते हैं हाइड्रोसिड्स, मतलब अनॉक्सी, अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब नहीं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो, यहाँ भी कह रहा है ऑक्सीजन के अतिरिक्त, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? देखिए ये जो है पोटेशियम क्लोराइड KCl,
ये भी शरीर में पेट में बनता है। और HCl तो ये तो बहुत अधिक मात्रा में रहता है हमारे शरीर में, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा ही, पोटेशियम क्लोराइड होगा ही। और सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं ऊपर से भी और हमारे शरीर में भी होता है NaCl। लेकिन देखिए ये जो है H2SO4 जो होता है, H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यह बैटरिक में डाला जाता है। क्या होता है? यह बैटरिक में डाला जाता है। तो हमारे पेट में यानी कि गैस्ट्रिक अम्ल के रूप में H2SO4 नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कैसा हो जाता है? तो इसमें पट्टी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट पीएच पेपर को कोई प्रभावित नहीं करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए इधर आप फर्स्ट आवर्त जैसे कि देखिए यहाँ पर ऐसे करके जो हम लोग पढ़ते हैं क्या, पीरियोडिक टेबल, उस पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर पहले हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है, हीलियम है। तो ये पहला आवर्त होता है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, 7वां आवर्त होता है। तो इसमें पहला जो आवर्त है, तो पहला आवर्त की जो शुरुआत होगा तो एक तत्व यहाँ है, एक तत्व यहाँ है, फिर यहाँ पर 2 तत्व हैं और फिर यहाँ पर 6 तत्व है। तो इस तरीके से 6 तत्व होता है, फिर यहाँ पर 2 तत्व होता है, फिर यहाँ पर 6 तत्व होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पहला में 2 तत्व रहता है, दूसरे में 8 टोटल रहता है, 2 इधर और 8, 6 इधर, फिर 2 इधर और 6 इधर। इस तरह से पहला में 2, दूसरे का में 8 और 8। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शुरू करते हैं हम कैसे करते हैं, KLMN करके। तो KLMN इस तरह से यानी कि 2n² पर ये बैठा जाता है, 2n² पर। बोर-बोरी द्वारा दिया गया कक्षक का रूल था। इसी में 2n² पर n का मान रख करके इसमें K में इलेक्ट्रॉन की संख्या, L में और M में और N में इस तरह से बांटते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा कि इसका जो है आंसर K कोष हो जाएगा। यानी कि क्या फर्स्ट आवर्त में कह रहा है, फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें K में ही 1 रखेंगे। उसके बाद हीलियम की बात करेगा तो हीलियम के He होता है 2, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका पहला कोष यानी कि K में कितना रखा जाता है, K में अधिकतम 2 रखा जाता है। तो पहला जैसा सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, K कोष में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? तो आप लोग देखे होंगे कि जो भी खाने पीने वाला कुरकुरे चाहे कुछ भी रहता है, चिप्स रहता है, कुछ भी, तो उसमें नाइट्रोजन गैस यानी फूले हो रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है ताकि वो संक्षारित होने से बच सके, वो चिपचिपा ना हो, वो गले ना, खराब ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। कहता है कि प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन जो होता है उसको डिबगिंग कहा जाता है, डिबगिंग कहा जाता है। अब देखिए इसमें कंपाइलर भी है, ग्राइंडिंग भी है और इंटरप्रेटिंग है। देखिए ग्राइंडिंग का मतलब तो होता है कि पीसना, इसमें कंप्यूटर से कोई संबंध ही नहीं है इसका। उसके बाद आप समझते हैं कि कंपाइलर क्या होता है। तो देखिए कंपाइलर क्या है, यह एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें ढेर सारा कंप्यूटर को न जोड़ दिया जाता है एक साथ, और यह एक साथ जोड़ा हुआ एक समूह, एक तरह से कह सकते हैं कंपाइलर एक समूह होता है। इसमें कहा था कि किसी भी उच्च स्तरीय भाषा को लिखे जो प्रोग्राम होता है उच्च स्तरीय भाषा में, वह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाकर के वो क्या करता है, भाषा को बदल देता है, हाई लेवल लैंग्वेज को बदल देता है। ठीक है, तो यही क्या होता है, ये होता है कंपाइलिंग। कंपाइलिंग का मतलब होता है एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना। हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है, वो उच्च स्तरीय भाषा को क्या करता है, बदलता है, दूसरे कंप्यूटर में भेजने की मतलब वो बदल करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो दे देता है। तो ये हो जाता है कंपाइलिंग। और इंटरप्रेटिंग क्या होता है, इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है या एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद करना, अर्थात ये कह सकते हैं इंटरप्रेटिंग मतलब हो गया अनुवाद करना, एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना क्या कहलाता है, इंटरप्रेटिंग कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, डिबगिंग। मतलब करेक्शन के यानी कि एरर को, करेक्शन को क्या कहते हैं, डिबगिंग कहते हैं। और भाषा यदि बदलेगा तो उसको कहेंगे कंपाइलिंग, और एक भाषा से दूसरे भाषा में अनुवाद करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, इंटरप्रेटिंग कहेंगे। और कंपाइलिंग में क्या होता है, दोनों में अंतर है। ये देखिए सिर्फ और सिर्फ भाषा को ट्रांसलेट कर देता है, दूसरे भाषा में बदलता है, लेकिन कंपाइलिंग क्या होता है, उच्च स्तरीय भाषा को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलने का काम कंपाइलिंग का होता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है, तो यह मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यही कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलिंग वही हो गया, कंपाइलिंग और ये कंपाइलर। तो कंपाइलर जो है क्या है, मशीनी लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर देता है। आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको देखे होंगे, पढ़े होंगे और समझने की कोशिश किए होंगे, और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं
सोच रहा हूँ कि इसको कंटिन्यू रखें इस सीरीज़ को। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर ये भेज दिया कीजिए ताकि उनको भी सहायता मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।